इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिसको हम लोग संगठनात्मक संस्कृति कहते हैं, वो क्या है। ठीक है, और इसका क्या महत्व है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, देखिए कल्चर या संस्कृति क्या होता है। जैसे हम लोग किसी देश की संस्कृति कहते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी है, या किसी दूसरे देश की संस्कृति कहते हैं, या किसी धर्म की या किसी भी जगह की संस्कृति हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, संस्कृति या कल्चर का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में इस चीज़ को समझा जाए कि कल्चर क्या है, तो ऐसे हैबिट्स, ठीक है, ऐसे बिहेवियर जो हमारे हैबिट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर को देखते हैं, विश करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी। तो ये क्या होता है कि एक हैबिट वाला रिएक्शन होता है हम लोग का। ठीक है, या फिर किसी तरह की एक पर्टिकुलर सोच। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, कुछ कुछ चीज़ों को लेके आप देखिएगा कि लगभग सभी के अंदर वही सोच है। ठीक है, तो मेनली कल्चर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स या ऐसे प्रैक्टिसेस, मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हम लोग आम जीवन में करते हैं, जैसे हमारे बिहेवियर या कुछ चीज़ों को करने का तरीका हो गया मान लीजिए, तो वैसे चीज़ें जो हमारे जीवन में इस तरह से शामिल हैं, यानी कि हमारे जो सोचने का तरीका है या कुछ चीज़ करने का तरीका है, ठीक है, या कुछ बिहेवियर है, तो बेसिकली यही कल्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं रॉबिन्स का, कि सबसे पहले तो ये देख ले कि संगठन क्या है। ठीक है, तब हम लोग संगठनात्मक संस्कृति देखेंगे। तो हम लोग पहले भी संगठन का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, देख चुके हैं। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है, संगठन का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा यूनिट है, ऐसा समूह है जो दो या दो से अधिक लोगों के साथ से जुड़ के या संगठित होके बना हुआ है। ठीक है, और इसका एक कॉमन गोल होता है, यानी कि सामान्य लक्ष्य होता है। ठीक है, जिसको पाने के उद्देश्य से पूरा जो ग्रुप है वो काम करता है या उसकी ओर भिड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है। तो इस तरह से कोई भी मान लीजिए कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि व्यवसाय संघ है, या कोई भी फैक्ट्री हुआ जहाँ उत्पादन हो रहा है, कोई भी स्कूल हुआ, कोई हॉस्पिटल हुआ, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट हुआ, सरकारी विभाग हुआ, ये सब क्या हुआ, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा लोगों के समूह हैं और सब लोग एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब संस्कृति का भी हम लोग, जैसे संस्कृति तो हम लोग समझ गए, इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है जो दूसरा वाला है। एक तो है लिंटन का, आप देख पा रहे होंगे, दूसरा है रेबर तथा रेबर का। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि संस्कृति सूचना का एक तंत्र है जो ऐसे आचरण को कूटबद्ध करता है जिसके आलोक में लोग एक संगठित समूह, समाज या राष्ट्र में अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी सूचना का तंत्र है। सूचना का तंत्र मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने कल्चर में सीखते हैं किसी बड़े को पैर छू के प्रणाम करना, तो ये कैसे आया हुआ है। ठीक है, एक तरह से ये एक, कहीं बुक में तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक जगह पे चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक संस्कृति जो है, ये सूचना का तंत्र है, मतलब इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है। एक इन्फॉर्मेशन जो है हर जनरेशन में पास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं इस डेफिनेशन में कि संस्कृति जो है एक सूचना का तंत्र है जो ऐसे आचरण को कूटबद्ध करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऐसे बिहेवियर को या ऐसे हमारे आचरण को फिक्स करता है। कूटबद्ध मतलब हमारे अंदर भरता है या हमारे अंदर विकसित करता है, जिसके आलोक में कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसको मन में रखते हुए या जिसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम लोग एक संगठित समूह, समाज या राष्ट्र में, मतलब अपने ग्रुप में हो सकता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स का ही एक सर्कल है। ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि हर जगह कुछ कुछ अलग कल्चर है। मान लीजिए यहाँ आप एक जिस दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं, हो सकता है वहाँ का कुछ अलग सेंस हो, अलग कल्चर हो।
एक हो सकता है, मान लीजिए ऐसे समझिए इसको कि आप देखते होंगे कि एक ग्रुप है जो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई एक ग्रुप आप देखिएगा जो मान लीजिए कुछ भी खेल कूद पे ध्यान दे रहा है, कोई ग्रुप एक मानिएगा आप देखिएगा कि जो कुछ अलग तरह के चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि हर ग्रुप का अपना एक थिंकिंग होता है। तो जो संस्कृति है वो क्या है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन का सिस्टम है जो हमारे अंदर ऐसे बिहेवियर को डेवलप करता है जिसके आलोक में, यानी कि जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक समूह में या समाज में या राष्ट्र में, ठीक है, अपने जो आसपास के वातावरण है, सामाजिक या भौतिक वातावरण या पर्यावरण, उसके साथ हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली अब जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक इंडियन किसी को हम लोग अमेरिका में ले जाके रख देते हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वो जो अपने इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके साथ इंटरेक्ट करने में उसको दिक्कत महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के चलते, ठीक है, मान लीजिए लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या होगा, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ का जो वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, यही सब कल्चर होता है, वो पूरा डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो भी कल्चर है वो क्या करता है, हमको एक जगह कैसे ठीक तरीक़े से रहना है या कैसे तालमेल बना के रखना है, इसको हमारे अंदर डेवलप करता है कल्चर। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग समझ गए कि संगठन क्या है और कल्चर क्या है। तो बेसिकली अब दोनों को अगर मिला के आप सोचिए कि संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यानी कि संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक अलग ग्रुप की तरह है। जैसे एक अलग देश है, उसी तरह देखिएगा कि आप हर कंपनी का अपना अपना अलग वे है सोचने का, या अलग वहाँ का माहौल है, पर्यावरण वहाँ का डिफरेंट है, और इसी के चलते हर कंपनी का अपना एक अलग अलग कल्चर है, संस्कृति है। ठीक है, किसी कंपनी में आप देखिएगा कि नए तरह की थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो वहाँ का कल्चर है। जबकि वही होगा कि किसी दूसरी कंपनी में आप देखिएगा कि नए तरीके की थिंकिंग को नहीं अच्छा माना जा रहा है, यानी कि वो वहाँ का कल्चर है। ठीक है, उसी तरह हो सकता है कि देखिए हर जो कंपनी है वहाँ का अपना वे ऑफ थिंकिंग है कि कैसे रहना चाहिए या कैसे हमको काम करना चाहिए या किस तरह हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो यही संगठनात्मक संस्कृति है। ठीक है, आप अगर इसमें एक डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो रॉबिन्स का ही डेफिनेशन देखिए, सेकेंड वाला जो है कि संगठनात्मक संस्कृति का तात्पर्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत सम्मिलित अर्थ के तंत्र से है जो उनके संगठन को दूसरे संगठनों से भिन्न करता है। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि संगठनात्मक जो संस्कृति है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जो सिस्टम, तंत्र मतलब क्या हुआ, सिस्टम, ऐसा एक सिस्टम जिसको हर जो मेंबर है या हर जो सदस्य है उसके द्वारा एक्सेप्टेड है, सबको स्वीकृत है। ठीक है, और जो उनके संगठन को दूसरे संगठनों से अलग करता है, यानी कि कुछ ऐसा थिंकिंग जो उनके संगठन को बाकी संगठन से डिफरेंट बनाता है, यही संगठनात्मक संस्कृति है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है या क्या क्या ऐसा विशेषताएं होती हैं किसी भी कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में क्या क्या अलग अलग तरह के हमको विशेषताएं मिलती हैं। तो यहाँ पे पहले जैसे हुआ, यहाँ पे देखिएगा इसका जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत है, इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, ई के जगह INNO, इनोवेशन, ए नहीं रहना चाहिए, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कितना इनोवेट यानी कि नए तरह की सोच कर सकता है या कोई कितना जोखिम ले सकता है। जोखिम लेने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए मान लीजिए कोई कुछ नया तरह का चीज़ सोच रहा है, नया सोच रहा है, तो नया सोच में क्या होता है, हमेशा एक जोखिम भरा होता है। वो फ्लॉप भी हो सकता है, वो हिट भी हो सकता है। अगर वो फ्लॉप कर जाए आइडिया तो हो सकता है कंपनी को बहुत भारी नुकसान हो। तो इसलिए कोई भी जो नया आइडिया होता है, इसी को इनोवेशन बोलते हैं, नए तरह का सोच। इनोवेशन मतलब क्या होता है, नए तरह का सोच, किसी चीज़ को नए रूप में सोचना। ठीक है, नए तरह से उस चीज़ को
जैसे मान लीजिए कोई भी नया मशीन इन्वेंट होता है, कैसे होता है? इनोवेशन के चलते। लोग कुछ नया आइडिया लगाते हैं, कुछ नए तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, यही है इनोवेशन। तो किसी किसी कंपनी में आप इनोवेशन और रिस्क टेकिंग देखिएगा कि ज़्यादा है, ठीक है। किसी कंपनी में आपको ये कम मिलेगा। यानी कि ये एक विशेषता होता है कि किस कंपनी में हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा इस कंपनी में रिस्क टेकिंग ज़्यादा है या इस कंपनी में इनोवेशन ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप गूगल की बात कीजिए कंपनियों में, तो गूगल में बहुत ज़्यादा इनोवेशन देखने को मिलता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये एक विशेषता होती है कि इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। दूसरी जो विशेषता है वो है अटेंशन टू डिटेल, यानी कि तफसील की ओर ध्यान। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी चीज़ों पे या डिटेल्स में लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, और हर चीज़ का ये अलग अलग होता है। हर कंपनी में इस चीज़ का आप डिफरेंट लेवल देख सकते हैं। किसी कंपनी में बहुत छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा होगा हर चीज़ पे, किसी कंपनी में एकदम नहीं ध्यान दिया जा रहा होगा छोटी चीज़ों पे, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है कि अटेंशन टू डिटेल, मतलब छोटी चीज़ों पे उस संगठन में कितना ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। या हर चीज़ों पे, हर पर्टिकुलर चीज़ पे। जैसे डिटेल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का हर एक उससे संबंधित कोई भी पॉइंट हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ को बहुत डिटेल में सोचना। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो क्या है? परिणाम उन्मुखता, यानी कि आउटकम ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटकम किसी चीज़ का, यानी कि रिजल्ट, ठीक है। किसी किसी कंपनी में आप देखिएगा कि परिणाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, मतलब वहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान दिया। जैसे आप इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल है जहाँ पे सिर्फ रिज़ल्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि पढ़ाई का जो तरीका है वो सही है या गलत है या क्या है, सिर्फ परिणाम पे ध्यान दिया जा रहा है, रिज़ल्ट, कि हमको सबको 100% मार्क्स होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कल्चर होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा कि रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, आउटकम पे, ठीक है। और किसी में हो सकता है कि रिज़ल्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाए, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाए एक मतलब समान तरीके से, समान रूप से, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है। यानी कि अभी तक हम लोग 3 विशेषता देखें कि रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, अटेंशन टू डिटेल और आउटकम ओरिएंटेशन। फोर्थ जो है वो है मेंबर ओरिएंटेशन, यानी कि सदस्य उन्मुखता। जैसे रिज़ल्ट के प्रति कितना लोग वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह किसी किसी संगठन में लोग के प्रति, जो उसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उसके प्रति कंपनी का कितना ध्यान है, ठीक है, या वहाँ पे कितना ध्यान रखा जा रहा है हर सदस्य को। ये होता है सदस्य उन्मुखता, ठीक है। फिफ्थ है टीम उन्मुखता, यानी कि देखिएगा किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप टीम ओरिएंटेशन यानी कि टीम उन्मुखता बहुत ज़्यादा देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए आर्मी में, वहाँ टीम के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। हर चीज़ में एक जो टीम या ग्रुप का सेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप का सेंस कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, यानी कि टीम ओरिएंटेशन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह सिक्स्थ जो विशेषता है वो है आक्रामकता, यानी कि अग्रेसिवनेस। अग्रेसिवनेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मारपीट करने वाला अग्रेसिवनेस, बेसिकली कि कितना आप कॉम्पिटिटिव हैं। एक कंपनी देखिएगा या एक ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा जो दूसरे से बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान है उसका कि कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे आगे नहीं निकल जाए, ठीक है, मुझे आगे रहना है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई स्टूडेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, यानी कि हमेशा वो आगे रहना चाहता है। उसी तरह इसी चीज़ को आक्रामकता कहा जा रहा है, एग्रेसिवनेस, ठीक है, कि एक संगठन कितना अग्रेसिव है। और जो लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ जो विशेषता है इसकी, ये है स्थिरता, स्टेबिलिटी, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना किस हद तक स्टेबल है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा कि बहुत उथल पुथल है। जैसे मान लीजिए हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप बहुत उथल पुथल देखते हैं, बहुत चेंज देखते हैं।
और वही आप मान लीजिए आर्मी को देखिए तो वहाँ बहुत स्टेबिलिटी है, स्थिरता, ठीक है, जैसे लगेगा हर कुछ वैसे ही चलते जा रहा है लगातार। तो ये सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 7 डिफरेंट तरह की विशेषताएं हो गई, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, मेंबर ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए बेसिकली इस चीज़ को ऐसे आप समझिए कि किसी भी जगह का एक प्रमुख संस्कृति होता है, ठीक है। जैसे पूरे इंडियन में आप देखिएगा कि मान लीजिए बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये लगभग आप हर इंडियन में देखिएगा, ठीक है। यानी कि ये एक डोमिनेंट चीज़ है लगभग सभी में, ऑलमोस्ट मोर देन 90% लोगों में ये चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कम लोगों में मिलेगा, ठीक है। जैसे हो सकता है कि एक प्रकार का म्यूज़िक सुनने का, ठीक है, कोई लोग मान लीजिए क्लासिकल सुन रहे हैं या उसी में किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को पसंद करने का, ये सब क्या हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये सब लोग द्वारा नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो जो मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं वो प्रमुख संस्कृति है, डोमिनेंट कल्चर है, ठीक है। और जो सब कल्चर, उप संस्कृति, जो लगभग हर के द्वारा नहीं फॉलो हो रहा है, कुछ ग्रुप, मतलब जो पूरे लोग हैं उसमें से कोई ग्रुप इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उप संस्कृति। यानी कि एक हो गया प्रमुख संस्कृति जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, वो चीज़ है प्रमुख संस्कृति, ठीक है। और उप संस्कृति क्या हुआ कि ऐसे चीज़ें जो पूरे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उसमें 20% लोग, 30% लोग ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हों, ठीक है। तो ये उप संस्कृति हुआ, सब कल्चर। और भी एक टाइप हो सकता है स्ट्रॉन्ग कल्चर और वीक कल्चर का, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग कल्चर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कल्चर जो लगातार बना हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वीक फीलिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो प्रभाव है वैसा चीज़ का, ऐसा चीज़ जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा सब पे है, और कुछ कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है जिसका प्रभाव लोगों पे कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबल संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि ऐसा संस्कृति जिसका प्रभाव जो भी संगठन के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन पे बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एकदम जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू समाज में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो भी आपकी मान लीजिए भगवान को प्रणाम करने की आदत है वो बहुत स्ट्रांग है। आप दूसरे कल्चर में भी जा रहे हैं, दूसरे जगह में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसी चीज़ें जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा है, ठीक है। और जो दुर्बल है यानी कि वीक कल्चर है, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कल्चर और वीक कल्चर। इसके बाद एक और भी जस्ट हम लोग एक पॉइंट ये दिया हुआ है, मतलब ये टाइप नहीं है, एक टॉपिक ही है, ऐसे जस्ट बताया जा रहा है कि देखिए एक चीज़ माना जाता है कि किसी भी जो देश की संस्कृति है, राष्ट्रीय जो संस्कृति है, उसका प्रभाव हमेशा संगठनात्मक संस्कृति से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक इंडियन कोई आदमी है, वो अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस पर संगठन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। हमेशा एक जो कंट्री है यानी कि इंडिया का प्रभाव, उसकी संस्कृति का प्रभाव उस पर हमेशा ज़्यादा रहेगा। यानी कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है, संगठनात्मक संस्कृति से, यानी कि उससे ज़्यादा प्रभाव होता है उसका। अब संगठनात्मक संस्कृति के कार्य क्या हैं, मतलब आखिर इसका फ़ायदा क्या होता है या क्या इससे हमको हासिल हो जाता है। तो इसका 2 तरह का फंक्शन है, 2 तरह का कार्य है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नकारात्मक। सकारात्मक क्या है, जैसे पहला देखिए कि संगठनात्मक वचनबद्धता में वृद्धि, ठीक है। वचनबद्धता मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कितना कमिटमेंट है, ठीक है, 100% कमिटमेंट है,
ठीक है, या उससे कम कमिटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक चीज़ के लिए कितने वचनबद्ध, कितने प्रतिबद्ध हैं। मतलब मान लीजिए हम लोग सोच ले कि ठीक है ये चीज़ करना है, उसको हम लोग कितना उसके प्रति डेडिकेटेड हैं। ठीक है, ये हुआ वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट। तो पहला चीज़ जो अच्छा काम करता है या पॉजिटिव फंक्शन है कल्चर का, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपका कमिटमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब आपको सेंस होता है कि नहीं, मुझे पूरा अपना अच्छा देना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा से अपना काम करना है, मोर देन 100% अपना देना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो वचनबद्धता होती है, कितना हम उसके प्रति कमिटेड हैं। ठीक है, कितना उसके प्रति अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वृद्धि करता है। दूसरा क्या है, कर्मचारी व्यवहार की सुसंगति में वृद्धि, यानी कि जैसे देखिए कि एक संस्कृति के चलते क्या होता है कि लगभग सभी कर्मचारी के जो बिहेवियर है वो हम लोग देखते हैं कि समान है एक कंपनी में। तो ये किसके चलते पॉसिबल होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोगों का एक समान बिहेवियर देखते हैं, ये किसके चलते पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ एक कल्चर है। इसी तरह एक कंपनी में भी एक कल्चर के चलते क्या होता है कि लोग एक तरह का समान व्यवहार कर पाते हैं। ठीक है, सबको ये पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का चीज़। तो इसलिए समानता आ जाती है या सुसंगति। ठीक है, यानी कि एक ही तरह का कंसिस्टेंसी। तीसरा जो इसका फ़ायदा हुआ वो हुआ अस्पष्टता में न्यूनीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ मान लीजिए अस्पष्ट है, उसको ये कम करता है, यानी कि सब कुछ स्पष्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या करता है, चीज़ों को हमारे लिए स्पष्ट कर देता है कि अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता हो जाता है कि नहीं, हमको इस तरह का व्यवहार करना है, इस तरह का काम करना है, इस क्वालिटी का काम करना है। अगर इस क्वालिटी से कम कर रहे हैं तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको एक पता चल जाता है कि स्पष्ट रूप से कि चीज़ें को कैसे करना है, यानी कि आपके अंदर जो भी स्पष्टता है, यानी कि एम्बिग्यूटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अस्पष्टता मतलब आप क्लियर नहीं है चीज़ों के बारे में, वो चीज़ ख़त्म कर देता है, आप क्लियर हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है इसका पॉजिटिव, वो है कि संगठन के लिए तादात्म्य बोध का सर्जन, यानी कि क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब क्या होता है कि इसको एक हम का भाव, वी फीलिंग भी आप बोल सकते हैं कि एक हैं हम लोग। बेसिकली आप अपने आप को एक ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, उसको बोला जाता है कि हम लोग की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना। ठीक है, कि अच्छा हम इससे जुड़े हुए हैं, हम इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, एक कल्चर बेसिकली जैसे हम ही लोग मान लीजिए हम लोग फील करते हैं कि हम इंडिया के पार्ट हैं, इंडियन हैं। इसका क्यों, ये रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ का कल्चर हमको इस तरह का एक फीलिंग लाता है कि हाँ हम इसके पार्ट हैं। फिफ्थ जो इसका पॉजिटिव चीज़ हुआ वो हुआ सामाजिक तंत्र की स्थिरता में वृद्धि। मतलब देखिए एक कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक तरह का समाज ही है, एक तरह का सोसाइटी ही है। तो जो भी वहाँ पे सोशल सिस्टम है, लोग जैसे आपस में किस भाईचारा से रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं प्रेम भाव से, ये भी उसमें वृद्धि करता है। स्टेबल हो वो सिस्टम, सोशल सिस्टम, वहाँ ज़्यादा एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, तनाव नहीं हो। ठीक है, तो यानी कि स्टेबल बनाता है चीज़ों को। और इसी तरह का एक दूसरा चीज़ है कि नियंत्रण तंत्र के रूप में संगठनात्मक संस्कृति, मतलब कंट्रोल के हिसाब से, कि ये एक तरह से कर्मचारियों को कंट्रोल करता है कि आप इस तरह का व्यवहार कीजिए या आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से ये कंट्रोलिंग चीज़ का काम करता है। तो ये तो पॉजिटिव फंक्शंस हो गया। अब हम लोग नेगेटिव फंक्शंस देख लेते हैं। नेगेटिव फंक्शंस एक तो हुआ कि परिवर्तन के लिए बाधा है। क्यों बाधा है, आप सोचिए कि मान लीजिए एक तरह का कल्चर है, एक तरह का माइंडसेट है, वहाँ अचानक नया तरह का सोच करना है, तो हो सकता है वहाँ पे पहले के कल्चर के चलते वो बाधा आए। जैसे इसी तरह आप समझिए कि सोसाइटी में ही मान लीजिए इंडियन एक कल्चर है, ठीक है, चलता आया है, मान लीजिए वहाँ के विपरीत कुछ होता है, कुछ अलग होता है या कुछ चेंज होता है, तो उसके चलते क्या होता है, जल्दी चेंज लोग नहीं चाहते हैं। यानी कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो परिवर्तन के लिए बाधा साबित हो सकता है। ठीक है, और साथ में ये विविधता के लिए भी बाधा है। यानी कि विविधता का मतलब क्या हुआ कि
तरह तरह के लोगों को, तरह तरह के समुदाय को, तरह तरह के आइडियाज़ को जो अ, एक साथ नहीं सम्मिलित कर पाए, यानी कि विविधता जो है उसको हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा नहीं दे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग अपने कल्चर में देखते हैं बेसिकली यही आपको किसी कंपनी में भी यही देखने को मिलेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि एक कल्चर भी है वो विविधता को हो सकता है कि रोके। बहुत लोग आज देखिएगा, बहुत कंट्री हैं वो चाहेंगे कि एक ही तरह के लोग वहाँ पे रहें, अलग अलग किस्म के लोग नहीं रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि बैरियर टू डाइवर्सिटी, विविधता के लिए बाधा होता है। तो ये इसके नेगेटिव फंक्शन हो गए कि चेंज के लिए भी बाधा होता है, परिवर्तन के लिए, और विविधता के लिए मतलब कि अलग अलग तरह के या अलग अलग तरह के वहाँ विविधता नहीं हो, सब कुछ एक समान हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे पूरा ये हो गया। इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप पीडीएफ एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके।